लेक्चर 1, 2 और 3 जिन्होंने नहीं देखा है पहले मेक श्योर करें कि लेक्चर 1, 2 और 3 जो है वो आप देख लें, वीडियो को पॉज कर दें या फिर बंद कर दें और पहले लेक्चर 1, 2, 3 देख लें। जिन्होंने देख लिया है अब क्लास तेजी से आगे बढ़ेगा। अब हम लोग लेक्चर 4 की तरफ चले हैं, क्लास 11 फिजिक्स लेक्चर 4। ठीक है, तो अब हम लोग को पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में पहला नंबर पर है प्रिडिक्शन ऑफ फिजिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम के हैं आप लोग, मीनिंग इसका समझ लें। हिंदी मीडियम वाले हैं तो समझ में आ जाएगा। डायमेंशनल एनालिसिस पिछले 3 दिनों से अपन पढ़ रहे हैं। डायमेंशनल एनालिसिस का बहुत सारा इस्तेमाल है फिजिक्स में। उन बहुत सारे इस्तेमाल में एक इस्तेमाल ये भी है कि कई बार ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हम लोगों को पढ़ना है 9th 10th में या फिर आगे 11th 12th में या फिर और भी आपके करियर में, वो फिजिकल क्वांटिटी किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है ये हम लोगों को मालूम रहता है। किस किस चीज के ऊपर वो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रहा है ये मालूम रहता है, बट उसका फॉर्मूला क्या होगा उसको जरूरी नहीं है कि उसको हम लोग कुछ मैथमेटिकली ही प्रूफ कर पाए। डायमेंशनल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट लगा करके भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी किस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो उसका फॉर्मूला किस तरह का होगा, किस पावर पर होगा, उसको हम लोग गेस कर सकते हैं। उसी में पहला नंबर पर यही है, नाम से पता चला, प्रिडिक्शन ऑफ फिजिकल फॉर्मूला। ठीक है, जैसे अगर लैंग्वेज से नहीं समझ में आए तो इसको अगर मैं मीनिंग से बताऊं इस तरह से, जैसे कि हम लोग को मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी 9th क्लास में पढ़ा था हमने, ऑफ अ मूविंग बॉडी डिपेंड्स अपॉन, ये तो आज आपको फॉर्मूला मालूम है तो आप बता दें। तो ऐसे ही अगर काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन अगर आप लोगों को याद हो, हर चलती हुई बॉडी जो एनर्जी पोजेस करता है उसको हम लोग क्या एनर्जी कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर बस ऐसे ही मेरे से बोला हुआ रहे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास m एंड वेलोसिटी v of the body, then, ठीक है, then तो अब देखो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है मूविंग बॉडी का, किस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उस बॉडी के मास के ऊपर और वो बॉडी मूव करते समय जो उसका वेलोसिटी है उसके ऊपर। ये मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फॉर्मूला ऐसे आप लोगों से बहुत लोगों को मालूम है, बट ऐसे मान के चलो कि आपको नहीं मालूम है। ऐसा मान लो कि आपको फॉर्मूला जो 9th में 10th में पढ़ा काइनेटिक एनर्जी का वो नहीं मालूम है, बस ऐसे ही आपको बताया गया काइनेटिक एनर्जी फिजिकल क्वांटिटी है और चैप्टर पढ़ते पढ़ते गेस हम लोग कर सकते हैं कि वो मास के ऊपर और जिस वेलोसिटी से वो बॉडी मूव कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसको हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी का K है, ये प्रोपोर्शनल का साइन है। ठीक है, किसके किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है, तो मास के ऊपर तो m लिखेंगे और इसका ऊपर कौन सा पावर है ये हम लोग को मालूम नहीं है, तो यहाँ पर एक वेरिएबल लगाएंगे a, और इसके ऊपर बोल रहा था वेलोसिटी, तो यहाँ पर लगाए v और ऊपर लगा दिया b। ठीक है, अरे समझे। अब यहाँ पर बाई यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट अगर लगाएं तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन अपन याद किए थे, दैट वाज m L2 t पर पावर -2 था। अब प्रोपोर्शनल हटा करके एक कांस्टेंट आता है और फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट से लेना देना नहीं है,
है ना। तो कांस्टेंट छुड़ा करके अगर बात करें तो इधर से तो इतना है, और यहाँ पर अगर देखते हो मास का डायमेंशन m, इसके ऊपर a, और वेलोसिटी का डायमेंशन lt-1, इसके ऊपर b। और इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं तो दिस इज m पे पावर 1, l पे पावर 2, t पर पावर -2, और इधर m पे पावर a, l पे पावर b, t पर पावर -b। और दोनों तरफ अगर कंपेयर मार देते हैं, अगर दोनों तरफ कंपेयर करते हैं तो देखो यहाँ पर m के ऊपर a है और इधर m के ऊपर 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो गई। आ रहा समझ? l के ऊपर b है, l के ऊपर 2 है, t के ऊपर -b है, t के पावर -2 तो b आ जाएगा। a की वैल्यू 1 हो गई और b की वैल्यू जो है वो 2 हो गई। इसको अगर इधर लिख लें तो इससे हम लोग कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट मतलब डिपेंड कर रहा है मास पर, तो कर रहा है बट मास के एक पावर पे कर रहा है। वेलोसिटी पर तो कर रहा है बट वेलोसिटी के 2 पावर के ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रहा है। ये हम लोग गेस कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। फॉर्मूला में किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो तो अगर मेरे को मालूम रहे तो उस फैक्टर के भी कितने पावर के ऊपर वो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रहा है, ये हम लोग पता लगा सकते हैं व्हाइल मेकिंग यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, जैसे कि ये mv² हो गया, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, हाफ mv² आपने 9, 10, 8 में पढ़ा है। तो वो जो हाफ आया काइनेटिक एनर्जी का जो हाफ mv², वो हाफ को अपन डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल सकते, बट अगर सिर्फ इतना मालूम रहता है कि काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड करता है तो डायमेंशनल एनालिसिस से कह सकते हैं कि मास के पावर 1 पर डिपेंड करता है। अगर ये मालूम रहे कि वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है तो वेलोसिटी के पावर 2 पर डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी तो एक एग्जांपल ऐसा अपन ने चूज किया जो कि अपन 9, 10 में पढ़ कर आए थे, बट ऐसा बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटीज से मुलाकात हुई 11, 12 में जो किस के ऊपर डिपेंड करता है ये मालूम रहेगा, बट जिसके ऊपर डिपेंड करता है उसका किस पावर के ऊपर वो फॉर्मूला बनेगा वो पता लगाने के लिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। इसका एक ड्रॉबैक जो कि आप लोग में से बहुत लोग समझ गए होंगे, ड्रॉबैक यही है कि इससे हम लोग अगर कोई कांस्टेंट वगैरह आ रहा हो, जैसे काइनेटिक एनर्जी का जो हाफ mv², वो हाफ 3/2, 6, 8, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो कांस्टेंट का वैल्यू डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं पता लगा सकते। बट अगर ये मालूम है कि किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है तो उस फैक्टर के भी किस पावर के ऊपर वो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करता है, ये हम लोग पता लगा सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से। ठीक है, अब जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं, जो लोग ने मन बना लिया है कि हम लोग अब पढ़ेंगे और करियर में कुछ आगे बढ़ेंगे, तो ये जो टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस का प्रेडिक्शन ऑफ फार्मूला, इससे हर साल नीट के एग्जाम में मेडिकल वाले जो लोग हैं जो मैथ छोड़ रहे हैं, नीट के एग्जाम में हर साल क्वेश्चन है, एवरी ईयर हर साल है, हर साल। और मेंस और एडवांस के एग्जामिनेशन में भी मोटा मोटी हर साल डायमेंशनल एनालिसिस का प्रिडिक्शन पर कोई ना कोई क्वेश्चन आया है। आपको लगेगा इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन भी हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाले, बट मेथड यही है। नीट, मेंस, एडवांस और स्कूल एग्जामिनेशंस चारों में ही डायमेंशनल एनालिसिस का ये वाला जो एप्लीकेशन है प्रिडिक्शन, ये आता है। इसीलिए अभी आज के क्लास में आप लोग सीखने का ट्राई करेंगे, क्योंकि आज जो बुक में क्वेश्चन है वो सब करेंगे, अगले क्लास में सारा मेंस, एडवांस और नीट का क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। फिलहाल तो इसको आप लोग लिख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ सेंट्रीपिटल फोर्स, अब फिर से लोग रेगुलर क्लास देख रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है नहीं होता है, थोड़ा बहुत 9, 10 में पढ़ना था। अभी डायमेंशनल एनालिसिस में क्या होता है नहीं होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, इससे हम लोग कोई मतलब नहीं है। अभी डायमेंशन एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जब आप फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो आपको दोबारा मतलब शुरू से जीरो से पढ़ाया जाएगा। अभी तो इसमें सिर्फ डायमेंशन का कमाल है। बोल रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि एक बॉडी को गोल घुमाने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स होता है, वो डिपेंड कर रहा है, पहले से बताया हुआ है, ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर, वो किस वेलोसिटी से गोल 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 घूम रहा है उसके ऊपर, और पाथ के रेडियस के ऊपर। ठीक है, देन वो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो सकता है ये अभी हम लोग देखेंगे। तो किस तरह से हो गया, ये कोई भी फोर्स हो, सेंट्रीपिटल हो या सेंट्रीपिटल हो या फिर डेंट्रीपिटल हो, डायमेंशनल एनालिसिस को उससे कोई मतलब नहीं है।
ऐसा है, ये फोर्स है, ये लिखा हुआ है कि डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर, तो इस पर पावर ए लगा देंगे। वेलोसिटी इसके ऊपर बी लगा देंगे। कौन सा वेलोसिटी नहीं वो सब आगे पढ़ना है, डायमेंशन में सिर्फ डायमेंशन का कमाल देखिए, और रेडियस के ऊपर अपन सी लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लगाएंगे बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस फोर्स का डायमेंशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एम एल टी पर पावर -2। प्रोपोर्शनल का नहीं, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी का, मास का m, इसके ऊपर a लगा दिए, वेलोसिटी का lt -1, इसके ऊपर b लगा दिए, रेडियस का फिर l, इसके ऊपर c लगा दिए। आगे थोड़ी सी बढ़ेंगे हम लोग तो पता लगेगा, जैसे m पे पावर 1, l पे पावर 1, t पर पावर -2, m पे पावर a, l पे पावर b प्लस c, एक्सपोनेंट का रूल है बच्चों, l पे पावर b इंटू l पे पावर c, बेस से में तो पावर ऐड हो गया, और t पर पावर -b। अब कंपेयरिंग करेंगे, बाय कंपेयरिंग, आप ही लोग थोड़ा कंपेयर करके बताइए क्या हो रहा नहीं हो रहा। देखो m के ऊपर a है, m के ऊपर 1 है, जैसे a की वैल्यू जो है वो 1 हो गई। t के ऊपर देखो, t के ऊपर -b है, t के ऊपर -b है, यहाँ पर t के ऊपर -2 है, जैसे b की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, और फिर l के ऊपर देखो, l के ऊपर है b प्लस c, और वहाँ पर l के ऊपर है 1। ठीक है, अब b का तो 2 है, जैसे c की वैल्यू कितनी हो गई, 1 में से 2 का जैसे -1, तो c की a वैल्यू हो गई, b की a और a की a। इन सबको अगर हम लोग मैनेज करते हैं यहाँ पर, इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो पहले तो लिखा होता मास पे डिपेंड करता है, अब हम लोग कहते हैं मास के पावर 1 पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी किस वेलोसिटी से गोल 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 घूम रहा है ये तो था, बट अब मेरे को मालूम है कि वेलोसिटी पर तो है, बट वेलोसिटी के पावर 2 पर, रेडियस पे पावर c है, मतलब रेडियस पे पावर डिनोमिनेटर में 1 है। इसका मतलब आज के डेट क्वेश्चन में तो था कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मास, वेलोसिटी और रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, बट डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो मास पे पावर 1, वेलोसिटी पे पावर 2 और रेडियस पे पावर -1, मतलब डिवाइड बाय रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv स्क्वायर बाय r। ये प्रोपोर्शनल हट के जो कांस्टेंट आएगा वो आप डायमेंशनल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट से नहीं पता लगा सकते, उसके लिए आपको तो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv स्क्वायर बाय r। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो अगले क्लास में बताया जाएगा, पहले हम लोग इसको सीखने का ट्राई करेंगे, इसको लिख लेंगे जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम तो सब चीज इंपॉर्टेंट थी, अब नॉन इंपॉर्टेंट और ज्यादा कम का बात नहीं। अगले क्लास में सारा मैथ्स एडवांस का क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन तो अगर देखते हैं क्या लिखा है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम आप लोग जानते हैं, पेंडुलम घड़ी में जो लगा हुआ है मूव करता है, टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड का मतलब 9th क्लास में आप लोग पढ़े थे 8th में, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन कंप्लीट ऑसिलेशन। यहाँ से गया वापस आ गया, यहाँ से गया फिर वापस आ गया, यहाँ से गया फिर वापस आ गया। ये डिपेंड कर रहा है जो बॉब लगा हुआ रहता है पेंडुलम में, जो बॉब लगा हुआ रहता है पेंडुलम में उसके मास के ऊपर, और ये यहाँ से जो टंगा हुआ है स्ट्रिंग उसके लेंथ के ऊपर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। ऐसा क्वेश्चन में पहले से लिखा हुआ कि टाइम पीरियड जो पेंडुलम का है वो मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन तीनों चीज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, देन तो टाइम पीरियड क्या फॉर्मूला क्या हो सकता है वो देखते हैं। सभी इंपॉर्टेंट है, बट इस पे ट्यूशन रूम के हिसाब से अलग से इंपॉर्टेंट। तो ये टाइम पीरियड है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके किसके ऊपर, बॉब का मास m उसके ऊपर a लगा दिए, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम इसके ऊपर b लगा दिए, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
इसके ऊपर अपन सी लगा दें, ठीक है। अब बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। टाइम है, टाइम का मतलब m पे पावर 0, m नहीं है, l पे पावर 0, टाइम का t है तो t पे पावर 1। सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी का पावर जो है वो इक्वेट करना है। मास m पर a, लेंथ l पे b, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज lt माइनस 2, पिछले क्लास में सिखाया गया, पावर c। इसको अगर ठीक से लिख लेते हैं तो दिस इज m पे 0, m l इसे लगाना पड़ा 0 ही लिख करके, क्योंकि कंपेयर करने में जरूरत पड़ेगा। दिस इज m पर a, l पे b इंटू l पे c, l पे b इंटू l पे c, तो मल्टीप्लाई है तो पावर जो है वो ऐड हो जाएगा, ऐसे l पे पावर b इंटू l पे पावर c, तो b प्लस c हो जाएगा ना। t पर पावर माइनस 2c, और अब इसको जब अपन कंपेयर करेंगे जब कंपेयर करें तो m पे a है, m पे 0 है, जिससे a की वैल्यू जो है वो 0 हो गई। अब c वाला थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं, माइनस 2c है, यहाँ 1 है, इससे c की वैल्यू इज माइनस 1/2। अब l वाला कंपेयर करते हैं, l पर देखो है b प्लस c और उधर है 0, b माइनस 1/2 बराबर 0, से b बराबर हो गया 1/2, तो a is 0, c is minus 1/2 and b is 1/2। तीनों को मिला करके लिखते हैं अगर, तो वी कैन से टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन मास पर तो था, बट इसका वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब आज से लेकर के जब तक साइंस पढ़ेंगे एक चीज याद रखेंगे, सिंपल पेंडुलम को जो ऑसिलेट करने में टाइम पीरियड जो लगता है, जो टाइम लगता है, वो बॉब के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिपेंड करता है, बट अपन सॉल्व किए और इसकी वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम। l पर पावर b है तो b हमारा 1/2 आ गया, और g पर पावर c है तो ये माइनस 1/2 आ गया। इसको अगर अच्छे से लिख लें तो मास पर तो बचा नहीं, तो ये 1/2 का मतलब रूट हो गया, माइनस 1/2 का मतलब रूट हो गया। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट l/g। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, क्वेश्चन में तो लिखा था मास के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के ऊपर डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। बट डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग ये बता सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के स्क्वायर रूट पे डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के ऊपर डिपेंड करता है। ये एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ज्यादातर मेंस एडवांस नीट का क्वेश्चन, इसी स्कूल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन इसी एप्लीकेशन पर आएगा। इसको अच्छे से समझ लो, अगले लेक्चर में इसका सारा जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का और एक्सपर्मा बुक का जो क्वेश्चन है वो सब बता दिया जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, ठीक है। थैंक यू।